व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुचांग शांति से बैंक्वेट टेबल के सामने बैठा हुआ था, अपनी चेयर पर थोड़ा पीछे झुककर बैठा। उसकी नजरें धीरे धीरे आसपास के माहौल को टटोल रही थी। सफर के दौरान उसने एब्सोल्यूट यन स्काई के जो नजारे देखे थे वे उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थे। हर तरफ मुरझाने और सड़न की एक भारी ऑरा फैली हुई थी। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या सच में यही एब्सोल्यूट यन स्काई की असली प्रकृति है? नीचे दो युवा राजकुमारियां अभी भी अपना ग्रेसफुल डांस जारी रखे हुए थी। उनकी हर मूवमेंट में एक नजाकत थी। वे पूरी कोशिश कर रही थी कि गु चांग को एंटरटेन कर सके। तभी जियानान अपनी सीट से हल्की सी उठी और उसे वाइन का एक कप पेश किया। जियानान शांत स्वर में, यंग मास्टर चांग, एब्सोल्यूट यन स्काई प्राचीन समय से ही ऐसे रहे हैं। ये कभी बदले नहीं। बस फर्क इतना है कि बाहरी लोग यहाँ कम आते हैं, इसलिए उन्हें इस जगह के बारे में जानकारी न के बराबर है। गुचांग के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। गुचांग, शायद मैंने बेवजह ही ज्यादा चिंता कर ली थी। उसने कप उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। चेहरा शांत था, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान था। रास्ते भर उसने जो देखा था उसने उसकी शंकाओं को पक्का कर दिया था। एब्सोल्यूट यन पहले ही पतन, डिक्लाइन की ओर बढ़ चुके थे। ये अपर रियल्म के लिए कोई असली खतरा नहीं बन सकते थे। गुचांग ने मन ही मन सोचा, जियानान उस डील को बार बार डिले कर रही है जिसका उसने वादा किया था। इसका मतलब साफ है, एब्सोल्यूट यन ओरिजिन एसेंस अब बेहद दुर्लभ हो चुका है। जियानान बस एक नाटक कर रही है, एक ऐसा कन्विंसिंग ब्लफ जिससे यू कैनी तक धोखा खा गई थी। अचानक गुचांग की आंखें सिकुड़ गई। उसे एब्सोल्यूट यन क्लैन की गहराइयों से खुद पर टिकी हुई कुछ तीखी और ताकतवर नजरें महसूस हुई। वहाँ कुछ शक्तिशाली जीव छिपे थे जिन्हें उसका डिवाइन सेंस अभी प्रोब नहीं कर पा रहा था। गुचांग मन में दिलचस्प, ये एंसेस्ट्रल सैक्रिफाइस अब मजेदार होता जा रहा है। जियानान विनम्रता से झुकी। जियानान, अगर हमारी मेहमानबाजी में कोई कमी लगे तो बुरा न मानिएगा। एब्सोल्यूट यन स्काई बाहरी दुनिया की तरह समृद्ध नहीं है। गुचांग कप नीचे रखते हुए, आप जरूरत से ज्यादा शिष्टाचार दिखा रही है। यहाँ बढ़िया वाइन है, स्वादिष्ट पकवान है और प्रिंसेस का डांस भी। लेकिन टोन बदलते हुए, हमारे एग्रीमेंट के अनुसार मैं रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करूंगा, पर मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगी। जियानान मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। आज रात आप आराम करें, कल जब सब तैयार होगा तब मैं आपसे सहायता का अनुरोध करूंगी। जियानान ने नीचे डांस कर रही राजकुमारी जयर को पुकारा। उसकी आवाज में अधिकार था। जियानान, जयर, यंग मास्टर चांग इतनी दूर से हमारी मदद करने आए हैं, इसलिए आज रात उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जयर जैसे जम सी गई। उसके होंठ खुले, विरोध करना चाहा पर शब्द नहीं निकले। जयर हिचकिचाते हुए, इंपीरियल सिस्टर, क्या आप इस फैसले पर दोबारा विचार कर सकती हैं? गुचांग, लगता है प्रिंसेस जयर इसके लिए तैयार नहीं है, तो इतनी जबरदस्ती की क्या जरूरत है? जियानान दृढ़ता से, जब वे इतनी बड़ी समस्या हल करने आए हैं तो हम उन्हें बिना उचित सेवा के कैसे रहने दे सकते हैं? अगर ये बात बाहर फैली तो हमारी मेहमानबाजी की छवि खराब हो जाएगी। जयर, क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? जयर ने हार मानकर सिर झुका लिया। गुचांग मुस्कुराता रहा। वो समझ चुका था कि ये सेवा नहीं बल्कि उस पर नजर रखने, सर्वेलेंस की एक चाल है। गुचांग और जयर बैंक्वेट हॉल से निकलकर चेम्बर की ओर बढ़े। अदार उनके पीछे था। रास्ते में गुचांग ने पूछा, गुचांग, तुम्हारा जियानान के साथ क्या रिश्ता है? जयर बिना पीछे मुड़े, वे मेरी बड़ी बहन है। कमरे में पहुंचते ही जयर के चेहरे पर लाली आ गई। जयर, आज रात आप इसी पैलेस में आराम करेंगे। गुचांग ने कमरे का जायजा लिया और अदार की तरफ मुड़ा। गुचांग, आज रात तुम बाहर ही रुकोगे। अदार ने बिना कुछ कहे जयर को कपड़ों से पकड़ा और बिना किसी मेहनत के उठाकर दरवाजे के बाहर रख दिया। जयर हैरान रह गई। गुचांग सहजता से, मैं इतना नाजुक नहीं हूँ कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। जयर, तुम वापस जाओ और अपनी बहन को कह देना कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। जयर घबराहट में समझाने लगी कि ये उसकी सिस्टर का आदेश है। तभी अदार की ठंडी आवाज गूंजी। अदार, अगर ऐसा है तो तुम हॉल के बाहर इंतजार कर सकती हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया। जयर बाहर खड़ी हैरान रह गई। अंदर गुचांग मेडिटेशन में बैठा। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट शरीर से अलग हुई और एब्सोल्यूट यन की एंसेस्ट्रल लैंड्स की ओर बढ़ी। वहाँ एक धुंधली ग्रे मिस्ट
मिस्ट फैली थी। वहां लाल धुंध में लिपटी कुछ प्राचीन और भयानक परछाइयां इकट्ठा थी। एंशिएंट फिगर एक, इतने सालों बाद भी अगर दूसरी तरफ कोई है तो हमें बचाने क्यों नहीं आया? लीडर, बूढ़ा और भयानक चेहरा। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, ऑल्टर पर सैक्रिफाइस चढ़ाना। तीनों एंशिएंट वेल्स सूख चुके हैं। अगर हम वो जगह नहीं ढूंढ पाए तो हमें इटर्नल स्लम्बर में जाना होगा। रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म ही हमें आखिरी मौका दे सकता है। अचानक लीडर का चेहरा घुमा। लीडर गरजते हुए, कौन है जो हमारी एंसेस्ट्रल लैंड में घुसकर हम पर नजर रख रहा है? गु चांग चौंक गया। उसकी रिकार्नेशन पावर हेवनली डाओ तक को धोखा दे सकती थी। फिर भी इन रेमनेंट्स ने उसे पकड़ लिया। वो तुरंत अपनी स्पिरिट के साथ शरीर में लौट आया। लीडर एंसेस्ट्रल लैंड में लगता है वो गु चांग था। वो बेचैन हो रहा है, उसे शक हो चुका है। फिलहाल हम उसे सहन करेंगे, लेकिन अगर योजना फेल हुई तो गु चांग भी यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। अगली सुबह गु चांग ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि वहाँ 6 बूढ़े छिपे हैं जो भले ही कमजोर दिख रहे हों, लेकिन उनका अनुभव और डांव अथाह दलदल की तरह गहरा है। वो कमरे से बाहर निकला जहाँ जयर अभी भी बाहर खड़ी थी। गु चांग, प्रिंसेस जयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जयर घबराकर, मैं बस ये देखने आई थी कि कहीं आप भूखे तो नहीं हैं। उधर ह्यूमन एंसेस्ट्रल पैलेस के अंदर चूचू अपने चेम्बर में खड़ी थी। उसके सामने वड़ी घुटनों के बल बैठा था। चूचू, तुम कहते हो कि तुम यंग मास्टर चांग के सबॉर्डिनेट हो, पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अदार कहाँ है? वड़ी, यंग मिस्ट्रेस, अदार मास्टर के साथ एब्सोल्यूट यंग गया है। लॉर्ड को आपकी बहुत चिंता है, इसलिए हेल पैलेस के विनाश के बाद मुझे भेजा गया है। उनका संदेश है कि इटर्नल ओवरकास्ट की स्थिति चाहे कितनी भी गंभीर हो जाए, आप वहां न जाए, वे सब संभाल लेंगे। यंग मिस्ट्रेस सुनकर चू चू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दुर्लभ लाइफ रक्स और डेथ रॉक्स इकट्ठा कर लिए गए थे। गु चांग जिया नान से मिला। गु चांग, मिथिक हेल्स जैसे मटेरियल इकट्ठा करना मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी कर लेंगी। जिया नान, ये हमारी उत्तरजीविता, सर्वाइवल का सवाल है। तभी जयर ने जिया नान को धीरे से बताया कि पिछली रात गु चांग बाहर नहीं गया था। जिया नान की नजरें जयर की तरफ मुड़ी, ठंडी और समझ से परे। जयर डर गई। उसे समझ नहीं आया कि उससे गलती कहाँ हुई। बिगिनिंग में जियान आगे बढ़ी और उसने गुचैन को एक अजीब सा दिखने वाला कैलन थमा दिया। उसने बताया कि ये वही चीज है जो पहले उससे वादा की गई थी। उसने ये भी कहा कि बाकी सब चीजें तब दोनों हाथों से सम्मान के साथ दी जाएंगी जब रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक फोर्स हो जाएगा। गोचेंग बस हल्के से मुस्कुराया। मन ही मन उसने उनकी कंजूसी पर टिप्पणी की। ऐसा लग रहा था कि एब्सोल्यूट इन ओरिजिन एसेंस सच में लगभग खत्म होने वाली थी बाहर से। हालांकि उसने बस जियान से कहा कि इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आसपास फैली धुंध के भीतर 2 प्राचीन आकृतियां खामोशी से मौजूद थी। उनमें से एक बुदबुदाया कि ये लड़का बहुत ही सीधा साधा लग रहा है और सोचने लगा कि कहीं वह पर्दे के पीछे कुछ योजना तो नहीं बना रहा। दूसरे ने बस तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि जब तक वो एब्सोल्यूट यन स्काई से जिंदा निकलने का इरादा रखता है तब तक वो कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ ही पलों बाद गुचैंग ने शुरुआत की। हवा में मंडराते हुए वो गहरी कंसंट्रेशन में चला गया और प्रक्रिया शुरू हो गई। जुए हैरानी से जड़ हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने अपनी इंपीरियल सिस्टर को पुकारते हुए कहा कि वो सच में लाइफ और डेथ का साइकिल देख सकती है। उसके पास खड़ी जियान नान चुप रही। उसकी नजरें सीधे सामने टिकी हुई थी। एक असाधारण ओरा इकट्ठा होने लगी। लाइफ और डेथ की शक्तियां आपस में इंटरवाइन होने लगी, चमकदार धाराएं बनाते हुए तेज गुचैन के चारों ओर धीरे धीरे सम्मोहित कर देने वाली गति से घूमने लगी। और इन सब के केंद्र में रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आकार लेने लगा। हर एक चक्र के साथ उसका ओरा और भी सघन होता गया, मानो वो सब कुछ अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे किसी बहुत बड़ी चीज के कोर को बना रहा हो। धुंध में छिपे प्राचीन लोग साफ तौर पर उत्साहित हो गए। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा कि ये ओरा गलत नहीं हो सकती। ये सच में रिकार्नेशन डॉ प्लेटफॉर्म था, वही जो एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रिकार्नेशन के रिकॉर्ड में दर्ज था। इससे उस भूमि का प्रतिबिंब दिखाया जा सकेगा और उन्हें रास्ता मिल सकेगा। इसी दौरान जब गचिंग प्लेटफॉर्म को कंडेंस करता रहा, उसके मन में हलचल उठी, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। ये डॉ प्लेटफॉर्म वैसी गहरी रहस्यमयी शक्ति नहीं रखता था जो नाइनेटर रिकार्नेशन से कम्युनिकेट कर सके। उसकी आंखों में चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। ये किसी डिवाइन
मीडियम से ज्यादा पोजीशनिंग नर्डनेट जैसा था। बहुत दूर चियू एंशिएंट वर्ल्ड के एक दूसरे हिस्से में एक भयानक बैटल चल रही थी। कल्टीवेटर्स का एक समूह बुरी तरह संघर्ष कर रहा था एक 3 सिर वाले डेमियो गॉड के खिलाफ, लेकिन वे एक एक करके मारे जा रहे थे, बिना किसी दया के निगल लिए जा रहे थे। इस अफरातफरी के बीच एक आवाज निराशा में चिल्लाई, पियरलेस ए पर होंगियो गिर चुका था। एक और कल्टीवेटर जिसका एक हाथ कट चुका था पीछे लड़खड़ाते हुए कड़वाहट से बोला, इमोर्टलिटी की ओर एस्केंशन, ये सब एक धोखा था। उस तथाकथित इमोर्टल गेट के पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय इस मॉन्स्टर के। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। फिर भी वो बोलता रहा मानो सीधे आसमान से सवाल कर रहा हो। जो भी उस तथाकथित इमोर्टल रोड पर चला था सबको खा लिया गया था। हेवन और अर्थ कुछ नहीं बल्कि एक केस थे और वे सब बसेस क्रिएचर के लिए न्यूट्रिएंट्स थे। उसकी आवाज निराशा और गुस्से से कांप रही थी जब उसने सवाल किया, आखिर किसने इतना बड़ा झूठ बनाया? क्यों अनगिनत एपेक्स तक उन्हें धोखा दिया गया? एक और प्राचीन आकृति बहुत ऊपर खड़ी थी, उसकी नजरें नीचे चियू एंशिएंट वर्ल्ड पर टिकी थी। वो धीमे से बुदबुदाया, उसके अतीत के बारे में सोचते हुए। तभी इसी दुनिया ने हेवनली लॉर्ड चियू जैसे महान व्यक्ति को जन्म दिया था और अब ये इतनी गिर चुकी थी कि उसके इमोर्टल लेवल डॉ बॉडी एक साधारण अवशेष को भी संभाल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। इतने तुच्छ चींटियां और फिर भी वे इमोर्टल बनने का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। उसकी नजर में उनकी सबसे बड़ी किस्मत बस इतनी थी कि वे उसके इमोर्टल किंग बनने के स्टेटस को पूरा करने के काम आए। अगले ही पल वो गायब हो गया और बहुत दूर शून्य में फिर से प्रकट हुआ। टैबू एपिक के बाद से उसने सोचा, असली इमोर्टल डोमेन बहुत पहले ही अपर रियलम के हेवन से अलग हो चुका था और उसके बाद के अनगिनत एपिक्स में वो उन्हीं हेवंस में भटकता रहा था, एक के बाद एक स्कीम बिछाता हुआ ऐसे झूठे रास्ते जो इमोर्टल एक्सटेंशन की नकल करते थे। हालांकि ये प्राचीन दुनिया अपर रियलम से कमजोर थी, फिर भी वे उपयोगी थी। आखिरकार बहुत सी बूंदे मिलकर ही तो समुद्र बनाती है। जब असली इमोर्टल रोड आखिरकार दुनिया पर उतरेगी और जब उसके असंख्य अवतार्स एक में मिल जाएंगे, तभी वो सच में उस ऊंचे रेलम तक पहुंच पाएगा। लेकिन तभी कुछ ने उसका ध्यान खींच लिया। वो बीच में ही रुक गया और दूर की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक आई जो जल्द ही उत्साह में बदल गई। वे 6 क्या वे मरे नहीं थे? उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई, सोचते हुए ये सब उसी वजह से संभव हुआ था कि वो तब उन 6 से मिला था। उसे क्या कहा जाता था? एब्सोल्यूटियन थिंग्स। अगर उन्होंने उसे उस समय कुएं के पानी का वह एक कटोरा ना दिया होता तो वो लाइफ, डेथ और रिकार्नेशन के असली एसेंस को कैसे समझ पाता और इमोर्टल किंग के रियलम में कदम कैसे रख पाता। लेकिन अचानक रिकार्नेशन डाउ प्लेटफॉर्म पर दरारें फैलने लगी। उसके भीतर की एनर्जी बेकाबू होकर घूमने लगी। फिर एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ वह डाउ प्लेटफॉर्म जिसे चैन कंडेंस कर रहा था टुकड़ों में बिखर गया। ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये कैसे टूट गया? आसपास के धुंध में मौजूद प्राचीन इमोर्टल साफ तौर पर चिढ़ गए। उनकी आवाजें दबे हुए गुस्से से गूंज उठी जब वे आपस में बड़बड़ाने लगे। क्या ये लड़का हमारे साथ चाल चल रहा है? क्या वो हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन उनके क्लैन हेड शांत रहे और उन्होंने आदेश दिया कि वे थोड़ा और इंतजार करें। उधर गुचैंग का चेहरा गंभीर हो गया। जब उसने एक ओरा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस किया तो ये चीज सच में उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और फिर भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला था। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी की उभरी, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये डाउ प्लेटफॉर्म शायद कुछ ऐसा समन कर सकता था जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना हो। उसके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी मौजूदा पावर के साथ पूरे एब्सोल्यूटियन स्काईजेस को डबोर करना आसान नहीं था। उससे कहीं बेहतर होगा कि उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया जाए। कुछ दूरी पर गुचैंग ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसमें पछतावे की हल्की झलक थी। वह सोच रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। आखिर इतने सारे स्टोन्स ऑफ लाइफ एंड डेथ बर्बाद हो चुके थे। सच में अफसोस की बात थी। अब उसके पास फिर से शुरुआत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
और तब भी इसमें थोड़ा और समय लगेगा। उसकी बात सुनकर जियानान हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा है तो यंग मास्टर चैन को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। क्या ये सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट था? कई दिन बीत गए। आसमान की ऊंचाई में गुचशेंग हवा में स्थिर खड़ा था, पूरी तरह फोकस्ड, क्योंकि वो एक बार फिर रिकार्नेशन डॉ प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म और कंडेंस कर रहा था। और जैसे ही वो पूरा हुआ, जियानान और बाकी लोगों के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक उठे। बहुत बढ़िया। अब यंग मास्टर चंग से कहिए कि लेकिन वे अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही गुचैंग ने बस उसे एक नजर देखा। इतनी भी जल्दी क्या है? उसकी आवाज हल्की थी, लगभग प्लेफुल। जब इतने लोग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा अच्छा शो भी देख लिया जाए। जैसे ही ये शब्द गिरे, जियानान और बाकी सब लोग चौंक गए। मजाक मत करो, उसने तुरंत चेतावनी दी। उसकी आवाज में हल्की सी अर्जेंसी आ गई थी। लेकिन गुचांग तब तक अपनी चाल चल चुका था। उसके हाथ में पकड़ा रिकार्नेशन डाउ प्लेटफॉर्म तेजी से चमक उठा और उसकी चमक ने धुंध के भीतर छिपे एंशिएंट इमोर्टल्स की ओर एक तीखी रोशनी फेंक दी। अब अपने असली रूप दिखाओ, उसने धीरे से कहा। तुरंत ही जुए और जियालू के चेहरे शौक से बदल गए, क्योंकि धुंध के अंदर से हल्की हल्की आकृतियां उभरने लगी। प्राचीन एंसेस्टर्स जो इतने समय से छिपे हुए थे। कुचिंग की नजर उन पर ठहर गई, शांत लेकिन गहरी। क्यों ना अपने असली चेहरे दिखाओ। धुंध के अंदर से एक भारी गरजती हुई आवाज गूंजी। गो फैमिली के जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें इस तरह अपमानित करने की जरूरत कैसे कर सकते हो? गोचेंग बस हल्का सा मुस्कुराया। डाउ प्लेटफॉर्म उसके बाएं हाथ में टिका हुआ था। रिस्पेक्ट, उसने दोहराया। तुम लोग परछाइयों में छिप कर मुझे देख रहे हो और फिर रिस्पेक्ट की बात करते हो। पास ही जुए साफ तौर पर घबरा गई। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। एंशिएंट एंसेस्टर्स अब तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो तुरंत जियानान की ओर मुड़ी। इंपीरियल सिस्टर, अब हम क्या करें? लेकिन जियानान खुद भी वही जमी खड़ी थी, शॉक और कंफ्यूजन से भरी हुई। उसकी नजर सामने टिकी हुई थी। हालात पहले ही उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगे थे। इस बीच वो एंशिएंट फिगर चुप ही रहा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था जब जब वो ऊपर से गुचैन को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, सकी आवाज उदासीन थी। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ नए हो, हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। रेनकार्नेशन डाउ प्लेटफॉर्म जियानान को सौंप दो और हम तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। उसके होठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। गुचिंग ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे सड़ते हुए शरीर जो परछाइयों में आखिरी सांसें ले रहे हैं, क्या इसलिए कि तुम मेरे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहते? उसकी नजर थोड़ी तेज हो गई। या इसलिए कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते? जैर ने पलक झपकाई, फिर अपने बड़े इंपीरियल सिस्टर की ओर देखा। डेकिंग, क्या एंशिएंट एंसेस्टर्स इमोर्टल और इंस्ट्रक्टेबल नहीं होते? जिये नान जवाब देती उससे पहले ही उनके पास खड़ी लाल कपड़ों वाली महिला ने सख्ती से बीच में कहा, वो बकवास कर रहा है। चुप। एंशिएंट फिगर की गुस्से भरी आवाज आसमान में गूंज उठी जब उसने गोचिंग को घूरा। हम एंशिएंट टाइम से मौजूद हैं ऐसे अस्तित्व जिन्हें हेवन और अर्थ भी दफन नहीं कर पाए, और तुम डेके और एजिंग की बात करने की हिम्मत करते हो? उसकी आवाज तिरस्कार से भर गई। अज्ञानी लड़के, तुम्हें क्या समझ है? कुचिंग बस मुस्कुराया। शांत और आत्मविश्वासी लगता है। मैंने तुम्हारी नस पर हाथ रख दिया। उसकी नजर उनके क्लैन टेरिटरी की गहराइयों की ओर चली गई और उसकी आवाज धीमी हो गई। वही कहीं छिपा हुआ है एब्सोल्यूट इन स्काई का ओरिजिन आर्टिफैक्ट। थोड़ी देर की खामोशी और वह कुछ वेल्स जो लगभग सूखने वाले हैं। जैसे ही ये शब्द गिरे, हवा तक जैसे कस गई और फिर गुचंग ने कदम उठाया। एक चमक के साथ उसका शरीर आगे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में रिकार्नेशन डॉ प्लेटफॉर्म तेजी से चमक रहा था। तुम्हें ये चाहिए था, है ना? उसने ठंडी आवाज में पुकारा। तो मैं खुद ही से तुम्हें देने आ गया। उसकी आंखों में चुनौती चमक रही थी। आओ देखता हूँ तुम 6 बूढ़े भूतों में असली कैपेबिलिटी कितनी है। घमंडी जूनियर वही भारी आवाज गुस्से से गरजी। आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि असली सम्मान क्या होता है। और उसी पल आसमान में एक भयानक विस्फोट हुआ। गुचिंग एयर एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर हवा में टकरा गए। उनकी पावर्स इतनी भयानक ताकत से भिड़ी कि शॉकअप चारों तरफ फैल गई और स्पेस तक विकृत होने लगा। लड़ाई पहले ही पल से बेहद भयानक थी। पीछे हटो, शाओ लियो ने जल्दी से
चिल्लाया, अपनी एल्डर इंपीरियल सिस्टर को पीछे खींचते हुए हम और करीब नहीं जा सकते। ऊपर आसमान में गुचिंग ने फिर अपनी चाल चली। एक तेज हरकत के साथ उसने इमोर्टल माउंटेन सील निकाला और उसे आगे फेंक दिया। उसकी भयानक प्रेशर ऐसे नीचे उतरी जैसे आसमान ही टूट कर गिर रहा हो। लेकिन एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक शक्तिशाली सर्च के साथ उसने एक विशाल बैरियर बना दिया, जैसे ताकत की एक विशाल दीवार जिसने सील को सीधे रोक लिया। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक गई। एक रेमिनेंट इमोर्टल आर्टिफैक्ट, उसने बुदबुदाया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। ये लड़का आसान नहीं है, कोई आकर मेरी मदद करो। लगभग तुरंत ही एक और एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर गुचकंग के पास प्रकट हो गया। उसकी मौजूदगी ठंडी और दबाव से भरी हुई थी। मैं मदद करता हूँ, उसने कहा दोनों का सामना करते हुए। गुचैंग बस हल्का सा व्यंग भरा हंस पड़ा। तुम बूढ़े, रिलिक्स उसकी आवाज में साफ ताना था। उम्र के सहारे कमजोरों को दबाना, संख्या के सहारे कम लोगों पर भारी पड़ना और फिर भी रिस्पेक्ट की उम्मीद करना। दूसरे एंशिएंट एंसेस्टर की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी पावर इकट्ठा की। उसकी ओरा उफान मारने लगी और किलिंग इंटेंट हवा में भर गया। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो शब्द बेकार है। उसकी नजर गुचंग पर टिक गई। अपनी गर्दन आगे कर दो और स्लॉटर का इंतजार करो। जूनियर गुचैंग के माथे पर हल्की चमक उभरी। उसके विचार तेज हो गए। उनके फिजिकल बॉडीज भले ही कमजोर थे, लेकिन उनका डिवाइन सेंस बिल्कुल भी हल्का नहीं था। अगले ही पल स्टार्टेड, गुचिंग रुका नहीं। लगभग तुरंत ही उसके हाथ में एक और ट्रेजर आ गया, इमोर्टल स्लेइंग गार्ड। एक ही डिसीजिव मोशन में उसने उसे एक्टिवेट कर दिया। एंशिएंट इमोर्टल संभल भी नहीं पाया था कि उसका अस्तित्व उसी पल पूरी तरह एनहिलेट हो गया। गायब होने से पहले उसकी आवाज डिसबिलीफ से गूंज उठी। उसके पास एक और इमोर्टल ट्रेजर है। नीचे जियान नान जमी खड़ी थी। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो चुकी थी। क्या उसने सच में एक एक एंशिएंट एंसेस्टर को मार दिया? उसके पास खड़ी जर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। इम्पॉसिबल, उसने फुसफुसाया, लेकिन तभी लाल धुंध फिर से हिलने लगी। उसके अंदर से एंशिएंट एंसेस्टर का शरीर फिर से बन गया, जैसे मौत को ही नकार दिया गया हो। बेकार है, उसने ठंडी आवाज में कहा। एब्सोल्यूट, इन स्काई के अंदर हम इमोर्टल और इंस्ट्रक्टेबल है। गुचैंग बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजर शांत थी, लगभग इमाज्ड। उड़ान के आखिरी छोर पर पहुंचा हुआ तीर, उसने हल्के से जवाब दिया। मैं देखना चाहता हूं कि वो लगभग सूख चुकी एब्सोल्यूट इन ओरिजिन एसेंस तुम्हें कितनी बार इमोर्टल और इंस्ट्रक्टेबल बना सकती है। एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और बस इतना ही काफी था। अचानक तीसरा एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर बिना आवाज के उसके पीछे प्रकट हो गया। एक ही हरकत में उसने गुचैंग के हाथ से रिकार्नेशन डॉ प्लेटफॉर्म छीन लिया। लड़के तीसरे एंसेस्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो। हमारा असली लक्ष्य सिर्फ यही रिकार्नेशन डॉ प्लेटफॉर्म था। गोचिंग की आंखें तुरंत अंधेरी हो गई। वो तेजी से मुड़ा। उसकी ठंडी नजर सीधे उस फिगर पर टिक गई। तुम बूढ़ी चीजें, उसने धीमी आवाज में कहा। कितने घिनौने हो। फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अच्छा हुआ, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। मैं तो अभी अपने डिफेंस को पूरी तरह टूटने देने वाला था। थर्ड एंशिएंट एंसेस्टर ने रिकार्नेशन डॉ प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट किया। वो उसके हाथ में हल्का साथ चमकने लगा, लेकिन अगले ही पल अचानक एक तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ी, जिसने उसे पूरी तरह एंगल्फ कर लिया और आसपास का पूरा स्पेस रोशन हो गया। दूर आसमान में जुए हवा में होवर कर रहा था और उसके साथ उसकी इंपीरियल सिस्टर भी थी। दोनों ही कंफ्यूजन में उस तरफ देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी अचानक जियानान का चेहरा पीला पड़ गया और उसके गाल पर कोल्ड स्वेट बहने लगा, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया एक बेहद टेरिफाइंग और बेहद प्रोफाउंड ओरा कहीं से डिसेंड कर रहा था। जवर भी अपनी एल्डर इंपीरियल सिस्टर की रिएक्शन देखकर चौंक गई और धीरे से बुदबुदाई। टेरिफाइंग प्रोफोन उसके मन में आया कि शायद एंशिएंट एंसेस्टर्स आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही लाइट धीरे धीरे डम हुई, जियाना ने सिर हिलाते हुए कहा, नो। उसकी आवाज टेंस थी। उसने जोड़ा कि यह पावर का ऐसा टेरर है जिसे समझ पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। उसकी नजर थोड़ी ऊपर उठी और उसने महसूस किया कि एब्सोल्यूटियन स्काई के अंदर कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अचानक एक हाथ प्रकट हुआ और उसने थर्ड एंशिएंट एंसेस्टर को सीधे गर्दन से पकड़ लिया।
संघर्ष करते हुए थर्ड एंशिएंट एंसेस्टर ने मुश्किल से शब्द निकाले। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रिकार्नेशन। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके मन में कंफ्यूजन भर गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो सोच रहा था कि क्या रिकार्नेशन प्लेटफॉर्म उन्हें गाइड करने के लिए नहीं था, लेकिन सामने खड़े फिगर ने बस कैजुअली अपनी पकड़ थोड़ी टाइट की और अगले ही पल उसका सिर तुरंत क्रश हो गया और फट गया। एक हल्की हंसी सुनाई दी और उस फिगर ने कहा कि काउंटलेस एजेस बीत चुके हैं, फिर भी वे लोग इस दुनिया के इस छोटे से कोने में संतुष्ट होकर बैठे रहे। अभी भी इतने नहीं वो, उसने आगे कहा कि जब उन्होंने उसे उस समय वेल वाटर का वो बाउल दिया था, तभी से वो उन पर नजर रखे हुए था। फर्क बस इतना था कि पहले वो इतने कमजोर नहीं थे जितने अब हो गए हैं। फिर वॉइड से धीरे धीरे बाहर कदम रखते हुए उसने कहा कि अब रिवॉर्ड्स हार्वेस्ट करने का समय आ गया है। उसी समय ब्राउन रोब्स पहने फर्स्ट एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या वो शुरू से ही उनके खिलाफ स्कीम कर रहा था। पास खड़े गुचैंग ने हल्की सी हंसी उड़ाई और एमिसमेंट भरे टोन में पूछा, तो आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। ब्लू रोब्स पहने सेकंड एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर ने गुस्से में दांत भंजते हुए गुचैंग का नाम पुकारा, लेकिन उसी वक्त एंशिएंट हेवनली वेनेडेड ऑफ रिकार्नेशन ने एम्यूजमेंट भरी नजर से गुचिंग की तरफ देखा। अगले ही पल वो सीधे गुंग के सामने प्रकट हो गया। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि उसे देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था। एक्साइटमेंट भरी आवाज में उसने पूछा कि क्या गुचिंग इस बूढ़े आदमी का सक्सेसर है। गुचिंग अंदर उसकी स्पीड देखकर चौंक गया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये आदमी सच में इमोर्टल रियलम एक्सपर्ट है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, ब्राउन रोब्स वाला फर्स्ट एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर हंसी उड़ाते हुए बोला कि गोचेंग उसका सक्सेसर नहीं है। उसने ठंडे स्वर में कहा कि गोचेंग ने असली सक्सेसर को मार दिया और उसका इनहेरिटेंस चुरा लिया। ये सुनकर गोचेंग और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट कुछ क्षण शांत रहा और उसकी ओरा हल्की सी बदल गई। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने गुचैंग के कंधे पर हाथ रखा और शांति से कहा कि इनहेरिटेंस हमेशा कैपेबल व्यक्ति का होता है और उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मिला। उसने आगे कहा कि हालात चाहे जैसे भी रहे हो, जब तक गुचैंग ने उसका इनहेरिटेंस हासिल किया है तब तक वही उसका सक्सेसर है। जैसे ही गुचैंग कोई मूव करने वाला था, वह अचानक रुक गया। अगले ही पल उसने थोड़ा झुककर पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या इस जूनियर को उन्हें मास्टर कहकर संबोधित करना चाहिए। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने हल्के से अपना दाहिना हाथ उठाकर उसे डिसमिस कर दिया और कहा कि उनके बीच ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय ब्राउन रोब्स वाला फर्स्ट एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर अब खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें शेमलेस बस्टर्ड्स कहकर कोसने लगा। उसने पूछा कि ऐसे समय में वे लोग कैसे पुरानी बातें याद करके सिंपैथी दिखा सकते हैं। फिर उसने ठंडे स्वर में एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑफ रिकार्नेशन को याद दिलाया कि उसने अपने डाउ हार्ट पर डाउ ओथ लिया था कि वो उन्हें उस मिस्टीरियस प्लेस को खोजने में मदद करेगा, और अब वो उस ओथ को तोड़कर उन्हें बेट्री कर रहा है। क्या उसे रिटर्बशन से डर नहीं लगता? एंशिएंट हेवनली वेनेरेट बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि इस तरह की समस्या आसानी से हल की जा सकती है। उसने कहा कि अगर वे लोग एंशिएंट वेल उसे और उसके डिसिप्लिन को दे दे तो वो आज ही अपना ओथ पूरा कर देगा। गुचैंग ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि क्या इस ओल्ड मॉन्सर ने उसके अंदर कुछ अलग महसूस कर लिया है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो बस खड़ा होकर देखता रहा तो शायद उसे भी इस मामले में खींच लिया जाएगा। उसी समय रेड मिस्ट के अंदर से थर्ड एंशिएंट एंसेस्टर फिर से प्रकट हो गया। फर्स्ट एंशिएंट एंसेस्टर ने तुरंत आगे इशारा करते हुए उन्हें डांटा और कहा कि वे ऐसा सोचे भी नहीं। उसने कहा कि एंशिएंट वेल्स उनकी एग्जिस्टेंस का एसेंस है और वे किसी आउटसाइडर को उन्हें टेंट करने नहीं देंगे। उसने आगे कहा कि इस जगह के अंदर वे इमोर्टल और इंस्ट्रक्टेबल है और अगर जरूरत पड़ी तो वे बैटल को इतना लंबा खींचेंगे कि अंत में वही आदमी थक कर मर जाएगा। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने ग्रन के साथ अपनी मसल क्रैक की और गोचेंग की तरफ मुड़कर कहा कि वे कुल 6 हैं, तो क्या उन्हें 3-3 में डिवाइड कर लेना चाहिए? गोशंग ने तुरंत अपना हेवनली लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालते हुए हल्के से पूछा कि क्या उसका मास्टर उसे इतना आसान मौका भी नहीं देगा। अगले ही पल एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की ओरा वायलेंटली सर्च करने लगी। उसके शरीर से एक ओवरवेलमिंग प्रेशर फैल गया और उसने हल्का सा अपनी गर्दन क्रैक की
इनफ टॉक, उसने ठंडे स्वर में कहा। शो मी व्हाट यू हैव गॉट। पहले उन्हें इतना पीटो कि वे मुश्किल से रिकवर कर सकें, और इतना कहते ही वह तेजी से आगे बढ़ा और एक विशाल रेड ब्लड ड्रैगन अनलीच कर दिया। उसने जोड़ा कि उसके बाद वे एंसेंट्रल वेल्स ले लेंगे। जैसे ही ये अटैक आगे बढ़ा, एंशंट इमोर्टल एंसेस्टर ने तुरंत एक मैसिव जॉइंट हैंड बना ली और उसे रोक लिया। उसने रेड ब्लड ड्रैगन को पकड़कर डिसमिस करते हुए कहा कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल 3 और रेड ब्लड ड्रैग्स उसकी तरफ दहाड़ते हुए बढ़े और पहली बार वो मोमेंटरीली शॉक्ड हो गया। पर्पल रोब्स वाला एंशिएंट एंसेस्टर अभी आगे बढ़ने ही वाला था और कह रहा था कि उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ से, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एंशिएंट हेवनली वेनरेट अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने बस कैजुअली अपना हाथ घुमाया और अगले ही पल उसका सिर तुरंत फट गया। फिर उसने हल्के स्वर में कहा कि लगता है वे सच में अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ मुश्किल से डॉ अचीवर से थोड़ी ज्यादा है। उसका अगला अटैक तुरंत दूसरे एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ स्लैश हुआ। उसके जवाब में उस एंसेस्टर ने जल्दी से एक मैजिक सील बनाकर डिफेंस किया और कहा कि एंसेस्टर लैंड के अंदर वो से इसकी कीमत चुकवाएगा। गुचिंग बस आसमान की तरफ देखता रहा जबकि बैटल जारी थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि सब कुछ कितनी आसानी से एक कैजुअल स्ट्राइक में क्रश हो रहा है, जैसा कि इमोर्टल रीलम से उम्मीद की जाती है। बिना हिचकिचाए उसने कई इमोर्टल ट्रेजर्स निकाल लिए। इमोर्टल माउंटेन सील, इमोर्टल स्लेइंग गॉड और इमोर्टल पेंटिंग डायग्राम, और खुद भी बैटल में शामिल होने की तैयारी करने लगा। उसी समय पूरा आसमान डीप पीच रेड हो गया और बैटल फील्ड के सेंटर में एक विशाल विलहंट बन गया। हजारों मीटर दूर लगातार लाइटनिंग गिर रही थी, जबकि जियानान और बाकी लोग तेजी से पीछे हट रहे थे। वो विशाल विडला हैंड लगातार फैलता जा रहा था और रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस विनाश को देखते हुए जियानान बस इतना ही कह पाई कि वे लोग पूरी इंपीरियल कोर्ट को कोलैप्स करने वाले हैं। इसी बीच अपर रियलम में एब्सोल्यूट यन क्लैन से अचानक उठी यंची की लहर आसमान तक फैल गई और स्काई को ढक लिया। उसका प्रभाव आसपास तक फैल गया, यहाँ तक कि पास के एक बुद्ध टेम्पल पर भी असर पड़ने लगा। टेम्पल के मक्स ने आसमान की तरफ देखा और एब्सोल्यूट एंड एनर्जी की ओवरवेलमिंग सर्ज को महसूस किया। कही और मास ग्रो प्रिंस फिनिक्स लेडी की कमर पकड़े खिड़की के पास खड़ा था। दोनों ही आसमान में फैल रहे उसी टेरिफाइंग फेनोमेनन को देख रहे थे। इटर्नल इमोर्टल एकेडमी में 2 बूढ़े एकेडमिक डीन्स शांति से गु का खेल खेल रहे थे। उनमें से बोल्ड बूढ़े आदमी ने कैजुअली कहा कि गु सरनेम वाला वो यंग फेलो काफी समय से एकेडमी वापस नहीं आया है। ग्रे रोब्स पहने बूढ़े आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि वो लड़का अब सच में एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिर थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसने पूछा कि उसका फेलो डविस जो हमेशा वर्ल्डली मैटर्स को इग्नोर करता था, अचानक उसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। ओल्ड बूढ़ा आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसे बस वो लड़का काफी इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ी देर रुककर उसने और भी जोड़ा कि शायद एक बात ऐसी है जो दूसरा नहीं जानता। गोचिंग पहले ही शाओ का दिल चुरा चुका है। ग्रे रोब्स वाला बूढ़ा आदमी सोचते हुए अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और बोला कि गुचिंग की वुमनाइजिंग उसकी स्ट्रेंथ की फाउंडेशन पर टिकी हुई है। हालांकि उसे गुचिंग खास पसंद नहीं था, फिर भी उसने माना कि वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है। उसने कहा कि गुचैंग का टैलेंट को फैमिली के किसी भी एंशिएंट एंसेस्टर के बराबर है, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल गई और उसके चेहरे पर कोल्ड स्वेट टपकने लगा। वह अचानक खिड़की की तरफ मुड़ा और कहा कि एब्सोल्यूटन रियन एनर्जी अचानक इरप्ट हो गई है। ओल्ड बूढ़े आदमी ने भी बाहर देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। उसने सहमति में कहा कि इस एरॉप्शन का स्केल अनप्रेडिक्टेबल है और समझ नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या है। ग्रे रोब्स वाला बूढ़ा आदमी फिर से धीरे धीरे अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने जोड़ा कि ट्रू ए मल एकेडमी से अभी तक एक भी ट्रू मल पैदा नहीं हुआ है। उधर ह्यूमन एंसेस्ट्रल पैलेस में सेंट चूचू बाहर आई और उसके 2 गाइड्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें से एक ने सावधानी से पूछा कि क्या ये फेनोमेनन एब्सोल्यूट या स्काईजेस के अंदर मौजूद टेरिफाइंग क्रिएचर्स के अवेकनिंग की निशानी हो सकती है। सेंट चूचू ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। उसकी नजर आसमान पर टिकी हुई थी
और उसके मन में बेचैनी उठ रही थी। क्या गुचेंग ने नहीं कहा था कि वो इसे संभाल सकता है? क्या उसके साथ कुछ हो गया? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसे इस मामले की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। इसी बीच एब्सोल्यूट या स्काईजेस के अंदर इंपीरियल कोर्ट पहले ही रूइंस में बदल चुका था। रेजिंग थंडर हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। 4 एंशिएंट एंसेस्टर्स लगातार फिर से रिमर्ज हो रहे थे, लेकिन एंशिएंट हेवनली वेनरेट उन्हें मॉक करते हुए पूछ रहा था कि वे एंसेस्ट्रल वेल्स के प्राइमियल एसेंस को आखिर कितनी बार और बर्बाद करेंगे। उसने वार्निंग दी कि अगर वे टोटल एनिलेशन से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वेल्स को विलिंगली उसे सौंप दे। फर्स्ट एंशिएंट एंसेस्टर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि ग्रेट डाउ हर जगह मौजूद है और देर सवेर वो आज अपना ओथ तोड़ने का पछतावा जरूर करेगा। लेकिन एंशिएंट हेवनली वेनरेट बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि ग्रेट डो तो बहुत पहले ही कोलैप्स हो चुका है और फॉरबिडन एपिक के बाद इमोर्टल पाथ काफी पहले ही सेवर हो चुकी है। उसने कहा कि भले ही उसने अपने दायो हार्ट पर डायो ओथ लिया हो, लेकिन अब वो ओथ उसे पनिश करने के लिए कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है? और अगर सच में ऐसा हो भी सकता था तो वो काउंटलेस एजेस तक डोरमेंट रहकर सिर्फ उस रेल के डो फ्रूट की झलक पाने के लिए संघर्ष क्यों करता? गुचिंग ये सब सुनते हुए चुप रहा, लेकिन उसके मन में कई थॉट्स उठने लगे। वो सोच रहा था कि इमोर्टल एंशिएंट एरा के दौरान ये आदमी फॉरबिडन एपिक से पहले ही इमोर्टल रियलम को सरप्राइज कर चुका था, तो अब वो जिस रियलम को हासिल करना चाहता है, क्या वो उससे भी ऊपर का रियलम है? इमोर्टल किंग, इमोर्टल एपर या फिर इमोर्टल्स का कोई एंसेस्टर? उसी समय उसके मन में एक और थॉट आया। क्या अपर रियलम में जो ग्रेट के उसकी बात आंचिंग ने कभी कही थी, उसका सोर्स यही एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रिकार्नेशन है? तभी फर्स्ट एंशिएंट एंसेस्टर अचानक गुस्से से गरज उठा और उसे शेमलेस ड्रिल कहने लगा। उसने आरोप लगाया कि उसने शुरू से ही उन्हें डिसीव किया और उनके खिलाफ स्कीम रची। उसकी आवाज गुस्से से भर गई थी। फिर ठंडे डिटर्मिनेशन के साथ उसने कहा कि अगर वे एंसेस्ट्रल वेल्स की रक्षा नहीं कर सकते तो वो आदमी भी उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अचानक 6 एंशिएंट एंसेस्टर्स एक साथ मूव करने लगे और उन्होंने मिलकर एक विशाल फॉरेशन बना ली। उनकी आवाज एक चिलिंग चंट की तरह गूंजने लगी। मेरी सोल को जलाकर वो अंडरवर्ल्ड को कर्स करो, हेवन और अर्थ को उलट दो और सन और मून अपनी लाइट खो दे। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑन फ्री इनकारनेशन, हम तुम्हें कर्ज करते हैं। ये सुनकर एंशिएंट हेवनली वेनरेट का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसके चेहरे पर एगिटेशन साफ दिखने लगी। उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या वे सच में एंस्ट्रल वेल्स की ओरिजिन पावर के आखिरी रेमिनेंस भी ड्रेन करके उन्हें कर्ज करना चाहते हैं? बिना देर किए उसने गुचेंग को पुकारा और कहा कि वो उन्हें रोक कर रखेगा और गुचेंग जल्दी से वेल्स के सोर्स को जितना हो सके गैदर कर ले। लेकिन गचैंग ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वे लोग सिर्फ उसे कर्ज कर रहे हैं, उसे नहीं। ये सुनकर एंशिएंट हेवनली वेनरेट का चेहरा इरिटेशन से अंधेरा हो गया। उसने गुचैंग को गुस्से से घूरा और जल्दी जाने का आदेश दिया। उसी समय फर्स्ट एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर ने मॉकिंग लाफ छोड़ी और पूछा कि क्या वह सच में सोचता है कि अब भी उसके पास समय बचा है? उसकी आवाज ठंडी हो गई और उसने कहा कि वे सब यही साथ मरेंगे। अगले ही पल फॉर्मेशन के अंदर से एक वायलेंट और ओवरवेलमिंग कर्ड एनर्जी इरोप्ट हो गई। वो पावर तेजी से फैलने लगी और पूरे एब्सोल्यूट यन स्काई को एंगल्फ करने लगी। लेकिन जैसे ही कर्सर्ड एनर्जी फैलने लगी, एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने शांत भाव से अपना हाथ उठाया। सिर्फ एक मोशन में उसने उसके एक्सपेंशन को रोक दिया। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट ग्रिन आ गया और उसने कहा कि वो रिकार्नेशन की पावर बिल्ड करता है, इसलिए थोड़ा समय खरीद लेना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे भी उसने जोड़ा, उसे सिर्फ सोर्स की परवाह है। उनके कर्ज उसके लिए बस एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। इस मौके का फायदा उठाते हुए गुचिंग तुरंत मूव कर गया। वो तेजी से एब्सोल्यूटन स्काई के एंसेस्ट लैंड के अंदर गहराई तक उड़ता हुआ सीधा एंशिएंट वेल्स की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने तुरंत नोटिस किया कि वेल के अंदर की यची पहले ही कम होने लगी है। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि क्या वे सच में साथ मरने का फैसला कर चुके हैं। फिर हल्की सी साई लेते हुए उसने कहा कि अफसोस, इस बार वो सब कुछ अपने पास नहीं रख पाएगा। बिना देर किए उसने अपना इमोर्टल वेस्ट ट्रेजर निकाल लिया और साथ ही वो इरी दिखने वाला कैडल भी, जो जियाना ने उसे पहले दिया था। कुछ पल के लिए वो सोचने लगा कि सोर्स को कैसे डिवाइड किया जाए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक स्लाई ग्रेन उभर आया और धीरे
से उसने बुदबुदाया, थोड़ा सा अपने मास्टर के लिए और बाकी अरबों हिस्से खुद के लिए। गुडचेंग इज ट्रूली अ मैन ऑफ कल्चर। बैटलफील्ड में चारों तरफ केओस फैल गया। जियान ने तुरंत अपनी सिस्टर जर को पकड़ा और एब्सोल्यूटियन स्काई इस पैलेस के पूरी तरह तबाह हो चुके ग्राउंड से भागने लगा। उनके चारों और डिस्ट्रक्शन तेजी से फैल रहा था और जो पैलेस कभी बेहद शक्तिशाली था अब उस भयानक अटैक के सामने ढहता जा रहा था। जर्स ने घबराकर पीछे देखा और पैनिक में पूछा कि क्या एंसेस्टर्स उन्हें छोड़कर जा रहे हैं? इस पर जियाना ने ते आवाज में जवाब दिया कि एंसेस्टर्स अब खुद को भी नहीं बचा सकते। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और दांत भीते हुए उसने कड़वाहट से कहा कि एब्सोल्यूट एंड स्काई अब पूरी तरह रिडिस्ट्रक्शन के कगार पर है। कुछ ही पलों बाद एंशिएंट हेवनली वेनरेट कुछ चे के पास उतरा और आते ही पूछा कि उसने कितना कलेक्ट किया है। गुचिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया कि वो ऑन ऑब्जेक्ट किसी आम मटेरियल से नहीं बना था। उसने समझाया कि उसे एक खास तरह के रन से रिफाइन किया गया था और जैसे ही वो वेल टूटा वो धीरे धीरे डिके होकर डिसिपेट होने लगा। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने हल्की सी आवाज में कहा कि उसे पहले से इस बात का अंदाजा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गुचैंग ने क्या क्या कलेक्ट किया है उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने पूछा कि क्या उसने सच में इतना सब इकट्ठा कर लिया। अंदर ही अंदर एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने सोचा कि शायद उसने चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल समझ लिया था। ऐसा लग रहा था कि गुचिंग ने सब कुछ अपने पास नहीं रखा। वो उत्साहित होकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे एक अच्छा डिसिप्लिन बताते हुए उसकी जमकर तारीफ की, ये कहते हुए कि उसने बेहद शानदार काम किया है। उसी समय गुचैंग अंदर ही अंदर थोड़ा चौंक गया और सोचने लगा कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे दिया। फिर भी उसने विनम्रता से कहा कि अगर वो पहले पहुंच जाता तो शायद और भी ज्यादा कलेक्ट कर सकता था। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने तुरंत उसे आश्वासन दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से ही उम्मीद से ज्यादा अच्छी खबर है। जब तक वह इसके मिस्ट्रीज को समझ सकता है तब तक कम या ज्यादा होना मायने नहीं रखता। फिर उसने वादा किया कि सही समय आने पर गुचैंग को बिल्कुल नहीं भूलेगा। गुचिंग ने अंदर ही अंदर आंखें सिकोड़ ली और मन ही मन बुदबुदाया कि कहीं ये सिर्फ खाली प्रोमिसेस तो नहीं है। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने उसके एक्सप्रेशन में हल्का बदलाव महसूस कर लिया और कहा कि उसके लेवल का कोई भी इंसान इतनी आसानी से खाली प्रोमिसेस नहीं करता। फिर हल्का सा कंधे उचकाते हुए उसने कहा कि फिलहाल उसे गुचैंग से इंटेलिजेंस गैदर करवानी है। इसके बाद उसने एक चमकता हुआ ट्रेजर अरे निकाला और बताया कि ये उन 6 एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर्स का फॉर्मेशन है। उसने समझाया कि अगर उनका एब्सोल्यूट इन स्काई लगभग खत्म नहीं हुआ होता तो उसे भी इससे निपटने में काफी मुश्किल होती। फिर बिना किसी झिझक के उसने ये ट्रेजर गुचैंग को दे दिया। गुचैंग ने बिना देरी किए उसे स्वीकार कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने एंशिएंट हेवनली वेनरेट का धन्यवाद किया और कहा कि ये डिसिप्लिन उन्हें उनके डॉग कल्चरेशन में आगे बढ़ने के लिए बधाई देता है। उसी समय उनके नीचे की जमीन जोर जोर से हिलने लगी, क्रैक्स पड़ने लगे और पूरा एब्सोल्यूट एंड स्काईस टूटने लगा। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने शांत स्वर में कहा कि अब इसके पूरी तरह कोलैप्स होने में ज्यादा समय नहीं है। उसने आगे कहा कि जैसे ही एब्सोल्यूटन ऑब्लिटरेट होगा, बाहर की दुनिया में भी एक भयानक डिजास्टर आएगा जिसमें अनगिनत लोग और सेक्स खत्म हो जाएंगे। गुचिंग ने जवाब दिया कि पिछले कुछ सालों में अपर रियलम की कई फोर्सेस ने मिलकर एक इमोर्टल एकेडमी बनाने की कोशिश की है ताकि एक सच्चा इमोर्टल तैयार किया जा सके जो एब्सोल्यूट इंसर्ज को रोक सके। उसने धीरे से कहा कि दुर्भाग्य से इमोर्टल एकेडमी अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और एक ट्रू इमोर्टल का बनना अभी भी एक डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट है। एंशिएंट हेवनली वेनरेट कुछ देर के लिए चुप हो गया और मन ही मन उन शब्दों को दोहराने लगा, डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस समय अपर रियलम में कोई भी ट्रू इमोर्टल मौजूद नहीं है। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आई। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरा अपर रियलम में वही सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है? चारों तरफ हो रहे डिस्ट्रक्शन के बीच भी गचंग पूरी तरह काम रहा। उसने कहा कि इतने सालों तक गायब रहने के बाद एंशिएंट हेवनली वेनरेट की वापसी पूरे रियलम में जबरदस्त हलचल मचा देगी। फिर उसने सुझाव दिया कि उसके मास्टर को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। एंशिएंट हेवनली वेनरेट ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो ये कहना चाहता है कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो अपनी प्रेस्टीज बनाए और साथ ही सभी लिविंग बीइंग्स को बचाए।
गुचिंग ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि अपर रियलम की मौजूदा स्थिति को अभी पूरी तरह समझना बाकी है और कोई नहीं जानता कि इमॉर्टल रोड कब प्रकट होगा। तब तक पुराने एंशिएंट वर्ल्ड से रिसोर्सेज इकट्ठा करने के अलावा उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में वो ऐसा कर सकता है। उसने गोचिंग की तरफ देखा, उसकी दूरदर्शिता की तारीफ की और कहा कि वो उसकी सलाह मानेगा। गोचांग ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा कि ये बूढ़ा मॉन्सर अलग अलग एंशिएंट रियलम्स में घूमता रहता है और बेहद ताकतवर है। अगर वो उसके साथ रहेगा तो न सिर्फ रास्ते के ऑब्स्टकल्स हटेंगे बल्कि उसे एक सही एंशिएंट रियलम भी मिल सकता है जहां वो अपना ट्रैप सेट कर सके। और इस तरह उनके पीछे एब्सोल्यूट यंस काइजेस पूरी तरह टूटता गया, जबकि गुचिंग और उसका मास्टर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट एक साथ उड़ते हुए दूर निकल गए। रास्ते में बातचीत करते हुए जब गुचिंग ने एंशिएंट हेवनली वेनेरेट को अपर रियलम की पूरी स्थिति समझा दी तो उसने सुझाव दिया कि फिलहाल उसके मास्टर को उसके स्थान पर ही रुकना चाहिए। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसका अच्छा डिसिप्लिन अभी तक ये नहीं बता रहा कि वो किस फैमिली से है। फिर उसने गोच के क्लैन एंसेस्टर्स के बारे में पूछा, शायद वो उन्हें जानता हो। गुचिंग ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि उसके क्लैन में काफी एंसेस्टर्स हैं और उसने खुद भी उनमें से कई से मुलाकात नहीं की है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने हल्की सी हंसी उड़ाई और मन ही मन सोचा कि गुचिंग अभी भी चालाकी कर रहा है, लेकिन समय आने पर उसे समझ आ जाएगा कि घर में भेड़िए को लाना क्या होता है। दूर अपर रियलम में एब्सोल्यूट यन स्काई की भूमि पर एक विशाल गोल्डन बैरियर एक डरावनी लाल मिस्ट को रोक रहा था जो लगातार उस पर दबाव बना रही थी। कई कल्टीवेटर्स अपने बनाए हुए एरेज को मेंटेन कर रहे थे। उनके चेहरे तनाव से भरे हुए थे। उनमें से एक ने घबराकर कहा कि एल्डर्स द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन धीरे धीरे टूट रही है और जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स लाने को कहा। सबसे आगे सेंट चूचू खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके बाईं ओर खड़े एल्डर ने उसे चेतावनी दी कि इस बार एब्सोल्यूट यन स्काई का एरॉप्शन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसे बेहद सावधान रहने को कहा। दाईं ओर खड़े एल्डर ने जोड़ा कि तीसरे एल्डर की डायनेशन के अनुसार एब्सोल्यूट यन स्काई के अंदर की स्थिति एक बेहद शक्तिशाली एक्सपर्ट के कारण हुई है। ये सुनकर सेंट चूचू और भी ज्यादा चिंतित हो गई, खासकर गुचिंग के लिए। दाईं ओर खड़े एल्डर ने उसकी तरफ मुड़कर उसे याद दिलाया कि इविल को रोकना और एब्सोल्यूट इन स्काइस का सामना करना सिर्फ उनका ही बोझ नहीं है। उसे अकेले ही रेकलेस होकर कर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। बाईं ओर खड़ी फीमेल एल्डर ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि एब्सोल्यूट यन स्काई इस खतरों से भरा हुआ है, खासकर उनकी करंट कल्चरेशन लिमिट्स को देखते हुए। सेंट चुचू की नजर दूर खड़े उन ऑब्जर्वर्स पर गई जो सब कुछ देख रहे थे। उसने कड़वाहट से कहा कि हर रेस और लाइनस के पावरफुल लोग एब्सोल्यूटन स्काई के अंदर जाकर इस एरॉप्शन के सोर्स को ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा कि अगर वह जो एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटर्स है खुद पीछे हट जाए तो फिर इस कैलेमिटी को खत्म करने के लिए आगे कौन आएगा। दूसरी तरफ दूर खड़े जिन यूनन ने हल्की नजर सेंटर्स की तरफ डाली और मन ही मन सोचा कि अगर उसे सही याद है तो गोस्ट उसके काफी करीब था और ये भी रूमर था कि वो ह्यूमैनिटी एंसेस्टर का रिकार्नेशन है। जिन यूनन ने आगे सोचा कि अब जब एब्सोल्यूटन स्काई एयरपोर्ट हो चुका है, गोचेंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ये यंग साइंटिस्ट अकेले ही जानलेवा खतरे का सामना कर रही है। उसके पीछे खड़े जूनियर ब्रदर ने अंदाजा लगाया कि शायद गचिंग हाल ही में उठे हंगामे की वजह से कहीं छिप गया है। उसकी दाई और खड़ी सिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें एक और रूमर फैला देना चाहिए कि गुचिंग डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर होने के नाते ह्यूमैनिटी एंसेस्टर की पहचान चुरा चुका है और चुपचाप कोई खतरनाक साजिश रच रहा है। इस पर जिन यूनन ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, क्या हो अगर ये सिर्फ रूमर ना हो। उनकी बात सुनकर पूरी ग्रुप जोर से हंस पड़ी। इसी बीच मास्क यंग क्राउन प्रिंस चुपचाप ये सब देख रहा था और बोला कि सेंटस जेंग चूचू शायद इस बार कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो गई है। फिनिक्स यंग लेडी ने जवाब दिया कि शायद वो बस प्यार में अंधी हो गई है। वही भीड़ में खड़ा डॉ चाइल्ड लोनी फे अपनी प्रेजेंस छुपाए खड़ा था।
उसने अंदर मुस्कुराते हुए दोहराया, डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने निष्कर्ष निकाला कि ये सच में सिर्फ रूमर नहीं है। उसी समय गोचिंग और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट गो फैमिली रेजिडेंस पर पहुंच गए। बाहर खड़े गेटकीपर्स ने तुरंत झुककर उनका स्वागत किया। ये देखकर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट थोड़ा हैरान हुआ और पूछा कि क्या गुचिंग इमोर्टल ग्वैमिली का यंग मास्टर है। गुचिंग ने बस विनम्रता से आगे इशारा किया और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया। उसे सम्मान के साथ मास्टर कहकर संबोधित करते हुए एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने गेट पर लगे साइन की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। अगर ये कोई साधारण फैमिली होती तो शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमोर्टल वो फैमिली सेलेस्टियल एंशिएंट एरा से ही रहस्य में रही है। कहा जाता है कि उस समय ये इतनी शक्तिशाली थी कि इमोर्टल किंग्स भी उन्हें आसानी से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे ठंडी मुस्कान आ गई। अब जब अपर रियलम में कोई ट्रू इमोर्टल नहीं बचा तो चाहे वो फैमिली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी करंट पावर के सामने क्या कर सकती है। उसने ठान लिया कि वो देखेगा कि ये फैमिली अब कितनी गिर चुकी है। जैसे ही वो दोनों अंदर बढ़े, एक गार्ड कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दूसरे ने उसे तुरंत चुप करा दिया। गुचिंग ने तब समझाया कि उनकी मुलाकात इतनी अचानक हुई कि वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना भूल गया था और उसने अपने मास्टर से माफी मांगी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा कि सेलेस्टियल एंशिएंट एरा में गु फैमिली का नाम बहुत डर के साथ लिया जाता था। उसने सवाल किया कि अब गेट पर सिर्फ 2 सुप्रीम रेल एक्सपर्ट्स ही क्यों खड़े हैं। कोचिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो लोग सिर्फ गेट कीपर्स है और ग्रू फैमिली हमेशा से लो प्रोफाइल रखती आई है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने हल्की हंसी के साथ व्यंग किया, पूछते हुए कि क्या ये सच में लो प्रोफाइल है या फिर फैमिली किसी बड़े एप हेवल का शिकार हुई है। गुचैंग ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसका मास्टर आखिर कहना क्या चाहता है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने घमंड से खुद को सीधा किया और कहा कि जब वो यहाँ ही चुका है तो वो फैमिली के कुछ एंशिएंट एंसेस्टर से मिलना चाहेगा। शायद वह उन्हें जानता भी हो। गोचिंग ने जवाब दिया कि गो फैमिली में दर्जनों एंशिएंट एंसेस्टर्स है और विनम्रता से पूछा कि उसका मास्टर किससे मिलना चाहता है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्के से हंसा और कहा कि रेमिनेंट इमोर्टल से नीचे के लोग तो सिर्फ एल्डर्स ही होते हैं। फिर आत्मविश्वास से बोला कि एक इमोर्टल फैमिली के एंशिएंटर्स इतने आम नहीं होते। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक महसूस किया हो। उसी समय गु फैमिली के 12 एंसेस्टर्स ने अपनी नजरें सीधे उस पर टिका दी और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट वही जड़ हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा और ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। गुचैंग ने उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मास्टर क्या हुआ। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल अलग टोन में उसने कहा कि उसके डिसिप्लिन की बात बिल्कुल सही है, लो प्रोफाइल रखना ही सही है। उसने कहा कि गु फैमिली के एंसेस्टर्स जरूर हेवनली डॉग के सेपरेशन को रोकने में व्यस्त होंगे और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एल्डर्स खुद उसे लेने आए हैं। उसी समय ड्यू फैमिली के सभी एल्डर्स आगे आए और हल्का झुककर बोले कि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑफ रिकार्नेशन का स्वागत है और सही तरीके से उनका स्वागत ना कर पाने के लिए माफी मांगी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट तुरंत विनम्र हो गया और धीमी आवाज में बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुचिंग ने ये बताते हुए कि वो ग्वैमिली के हेड है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि गु फैमिली हेड और एल्डर्स बहुत ज्यादा विनम्र हैं और वो इतना सम्मान पाने के योग्य नहीं है। एक एल्डर आगे बढ़ा और उसे उसके आराम के स्थान तक ले गया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने विनम्रता से कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता है। उसके जाने के बाद गुचैंग के फादर ने आश्चर्य से कहा कि ये एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ओन रिकार्नेशन तो काफी विनम्र निकला, उसमें जरा भी घमंड नहीं था। गुचैंग ने हल्की हंसी के साथ कहा कि गु फैमिली के अंदर कौन घमंड करने की हिम्मत करेगा। पीछे खड़े एल्डर्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। जब गुचंग मैन हॉल में पहुंचा तो एक व्हाइट रोब पहने एल्डर ने पूछा कि क्या उसने अपर रियलम में फैल रही रूमर्स के बारे में सुना है। कोचिंग ने हल्का सिर हिलाया और कहा कि उसने थोड़ा बहुत सुना है। दाई और खड़े दूसरे एल्डर ने तुरंत कहा
कि समझदार लोग इन साजिशों को आसानी से पहचान सकते हैं। उसने कहा कि उनके कई एंशिएंट एंसेस्टर्स पहले ही सिक्लूजन से बाहर आ चुके हैं, सिर्फ उसके साथ खड़े होने के लिए। और अगर कोई इमोर्टल गोग फैमिली को परेशान करने की हिम्मत करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, तो चेंग ने झुककर सभी का धन्यवाद किया और कहा कि ये पूरी समस्या उसी की वजह से हुई है, इसलिए इसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। दाई और खड़ा एल्डर गुस्से में आ गया और बोला कि ये बेकार की बात है। गुचैंग के मामले फैमिली के मामले हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। तभी गुचैंग के पिता ने दोनों एल्डर्स के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि जब गुचैंग खुद ये करना चाहता है तो उन्हें उसे अपने तरीके से करने देना चाहिए। आखिर बचपन से ही ये लड़का चालाक रहा है। जहाँ तक उनकी बात है, उन्हें बस पीछे से सपोर्ट देना है। दृश्य फिर बदलता है, जहाँ गुड चेंग ध्यान से उस ओरिजिन एनर्जी को जांच रहा था जो उसने इकट्ठा की थी। उसने कहा कि डाव प्राप्त करने वाले भी ओरिजिन एंसेस्ट्रल वेल की काली धुंध से बचते हैं। एंशिएंट और लोअर वर्ल्ड के लोग तो इसे सहन भी नहीं कर सकते। ट्रैप बनाना तो दूर की बात है। उसने सब कुछ अपने इमोर्टल वेस्ट ट्रेजर में वापस रख लिया और सोचा कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसे अभी भी एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रिकार्नेशन के जरिए कोई मौका ढूंढना होगा। अब तक वह आदमी शायद ओरिजिन एंड सेंट्रल वेल के फ्रेगमेंट्स के मिस्ट्रीज को समझने में लगा होगा। कुछ चैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा कि जब उसका मास्टर दुनिया को बचाने के लिए आगे आने वाला है, तो एक डिसिप्लिन के रूप में वह उसके लिए स्टेज तैयार करेगा और साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को भी साफ कर देगा। कुछ दिनों बाद अब्सोल्युटली इन स्काई के किनारे पर अचानक वाइड फट गया। उसके अंदर से एक एंशिएंट बैटलशिप नीचे उतरा, जिसने आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। भीड़ में शौक फैल गया जब उन्होंने उस पर खड़े फिगर को पहचाना। गुचिंग फिनिक्स लेडी उसके आगमन से साफ तौर पर हैरान थी। उसने तुरंत सिक्स्थ क्राउन प्रिंस को टेलीपैथिक मैसेज भेजा, ये बताते हुए कि गुचिंग सच में यहाँ आने की हिम्मत कर गया। उसने ये भी कहा कि लगता है उसने रूमर्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और सोचा कि क्या उसे सच में इस बात का डर नहीं है कि उसे यही हंट करके मार दिया जाएगा। सिक्स्थ क्राउन प्रिंस ने हाँ का सरकाजम के साथ जवाब दिया, पूछते हुए कि क्या वो पक्की है कि उसे वही लोग हंट करेंगे, ना कि वो खुद उन्हें खत्म कर देगा। वही दूसरी तरफ जिन यूनन सिबलिंग्स की साइड में सबसे छोटा भाई, जो पीछे ऐश कलर ड्रॉप में खड़ा था, उसने व्हाइट कपड़ों में खड़ा यंशियाओ से पूछा कि क्या गुचंग सच में आ गया है। उसके पास खड़ी लड़की ने डिसमिसिव अंदाज में जवाब दिया, पूछते हुए कि और क्या उम्मीद थी, और फिर बोली कि क्या उन्हें अब मूव करना चाहिए। जिन यूनन ने तुरंत बीच में टोक दिया, पूछते हुए कि वह क्या सोच रही है। उसने चेतावनी दी कि गुचिंग अब उनकी कैपेबिलिटीज से बहुत आगे निकल चुका है और उन्हें प्लान पर ही टिके रहना चाहिए। हल्का सा पीछे देखते हुए उसने कहा कि उनका रोल बस इतना है कि गुचिंग की रेपुटेशन खराब करनी है ताकि और फैक्शंस उसके खिलाफ खड़े हो जाए। उसके करंट स्टेटस के साथ गुचैंग अब एंसेस्टर्स के बराबर खड़ा था, जिससे उसे खुलेआम अटैक करना नामुमकिन हो गया था। उन्हें बस केयरफुली आगे बढ़ना था। जब गुचैंग उतरा, उसने शांति से पूछा कि क्या यही वो बॉर्डरलैंड है जहां एब्सोल्युटली ये स्काई फटकर बाहर आए थे। आसपास के कल्टीवेटर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए और हल्का सा झुककर उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगे। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बताया कि पिछले कुछ दिनों से अब एब्सोल्युटली ये स्काइज की एनर्जी लगातार फैल रही है और उन्होंने जो भी कोशिश की उसे रोक नहीं पाए। उसने आगे कहा कि ये ऑलरेडी लाखों किलोमीटर तक फैल चुका है और अब भी डरावनी स्पीड से आसपास के स्टार टेरिटरीज की ओर बढ़ रहा है। उसके पास खड़ी एक फीमेल कल्टीवेटर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और जोड़ा कि ये लोअर रेलम्स और एंशिएंट रीलम्स के बॉर्डर स्पेसेस को भी धीरे धीरे निकल रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तभी गुचिंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी जब उसने कहा कि अपर रियलम का राइज और फॉल सभी की जिम्मेदारी है। उसने ये भी कहा कि कुछ कारणों से वो देर से पहुंचा है और उम्मीद करता है कि वो बहुत देर नहीं कर चुका। भीड़ में से एक आवाज आई जिसने कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि यंग मास्टर गुए ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ रूमर से डर जाए। और भी आवाजें उठने लगी। लोग पूरे विश्वास के साथ कहने लगे कि यंग मास्टर गु कभी भी ऐसी सिचुएशन से पीछे नहीं हटेगा
ये साफ था कि कुछ लोग जानबूझकर उसकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आवाज मजबूती से गूंजी जिसने कहा कि वो कभी नहीं मानेगा कि यंग मास्टर डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर है, और ऐसे आरोप को उसने सीधा सीधा अपमान बताया। फिनिक्स लेडी ने शांति से ऑब्जर्व किया कि जैसे ही गुचैंग आया भीड़ तुरंत आश्वस्त हो गई। उसने कहा, इतनी नेचुरल परसुएसिव पावर शायद पूरे अपर रियलम में सिर्फ उसी के पास है। वही सिक्स्थ क्राउन प्रिंस ने बस इतना कहा कि वो एक ही प्रिंसिपल पर जीता है, कभी भी उसके खिलाफ मत जाओ। थोड़ी दूरी पर जिन यूनन सिबलिंग्स बेचैन होते जा रहे थे, फाइट कपड़ों वाली लड़की ने धीरे से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, जबकि जिन यूनन खुद चुप रहा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। तभी दूर हवा में खड़े जिन यूनन ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे इलाके में साफ गूंजी जब उसने कहा कि यंग मास्टर ग की बातें सुनने में भले ही अच्छी लगती है, लेकिन असलियत ये है कि उनके सभी फैक्शंस कई दिनों से फ्रंट लाइन संभाले हुए हैं और भारी नुकसान झेल चुके हैं। उसने आगे कहा कि अब जब सिचुएशन मुश्किल से स्टेबल हुई है, तब गुचिंग इतनी देर से पहुंचा है। उसने सवाल उठाया कि चाहे जानबूझकर हो या नहीं, क्या गुचैंग उनके सभी फैक्शंस को सिर्फ पोन की तरह ट्रीट कर रहा है। नीचे खड़ी भीड़ में शौक की लहर दौड़ गई। कई लोग डिसबिलीफ में हाफने लगे, सोचते हुए कि जिन यून इतनी बातें खुलकर कैसे कह सकता है। लेकिन गुचैंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस शांत चेहरे के साथ गोल्डन बैरियर की ओर बढ़ता रहा और कहा कि न्याय हमेशा लोगों के दिलों में होता है। उसने हमेशा साफ कॉन्शियस के साथ काम किया है और उसे मैलिशियस लोगों की स्कीम से कोई डर नहीं है। जैसे ही वो ड्रिफ्टिंग रेड मिस्टर के पास पहुंचा, उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि इन सब्सटेंसेस के सोर्स को समझे बिना इस डिजास्टर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कई एल्डर्स तुरंत चिल्लाए, उसे रोकने की कोशिश करते हुए कि वो उस मिस्ट को छुए नहीं, लेकिन गुचैंग बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ मिस्ट को छुआ, वो तुरंत इरोड होने लगा। पूरी भीड़ शौक में सांस रोककर देखने लगी। किसी ने धीरे से कहा कि अगर उन्हें सही याद है तो यंग मास्टर ग की एबिलिटीज एक नॉर्मल ट्रू डविस्ट से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका फिजिकल बॉडी कोड हो रहा है। एक और व्यक्ति ने कहा कि अगर उनमें से कोई भी उस मिस्ट में घुस जाता तो वो तुरंत निगल लिया जाता और वापस आने का कोई चांस नहीं होता। जचिंग ने फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये देखकर भीड़ अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। लोग एडमिरेशन में बोल उठे कि यंग मास्टर ग खुद फ्रंट लाइन पर लीड कर रहा है। सच में एक नोबल फिगर। उसी समय राइट एंड लेफ्ट एल्डर गार्डियंस जो सेंट चुचू की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जल्दी से आगे आए और गी चैन के सामने गहराई से झुक गए। उन्होंने अर्जेंटली उसे बताया कि उनकी साइंटिस्ट चुचू अकेले ही अब्सोल्युटली इन्वेस्ट की गहराई में जा चुकी है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो जाकर उसकी मदद करे। उनकी बातों ने गुचैन को साफ तौर पर चौंका दिया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई और वो गहरी सोच में डूब गया। मन ही मन उस बेवकूफ औरत को कोसते हुए क्या उसने पहले ही किसी को उसे वार्न करने के लिए नहीं भेजा था? फिर भी उसने मौत को खुद ही गले लगाने का फैसला कर लिया। क्या उसे सच में लगता था कि जो निर्वाणा आर्टिफैक्ट उसने उसे दिया था वही उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गुचैंग ने भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा कि ये एब्सोल्युटली इनसाइट बेहद अजीब और खतरनाक है। यहाँ तक कि वह एंशिएंट एंसेस्टर्स भी जिन्होंने डॉ को हासिल कर लिया है, इसमें हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। और यहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन अभी भी काफी लो है। ऐसे में उनके लिए इस रिस्क को लेना समझदारी नहीं होगी। इन हालात में लगता है कि उसे खुद ही अंदर जाना पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं, ब्लैक रोब पहने एक फीमेल डॉग अचीवर ठंडे अंदाज में ये सब देख रही थी। उसने कहा कि भले ही ये मिस्ट खतरनाक है, लेकिन अभी ये उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि एक ट्रू डाओ अचीवर के फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके। उसने आगे कहा कि गुचिंग ने इस समय यहाँ आने का फैसला सिर्फ अफेम कमाने के लिए किया है, ताकि वो आम लोगों के साथ खड़ा दिख सके, और अगर वो इस अब्सोल्युटली ये क्राइसिस को सॉल्व कर देता है तो उसके डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर होने वाले रूमर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके पास खड़ा आदमी तुरंत धीमी आवाज में बोला कि प्लान को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अगले ही पल भीड़ के अंदर से ही एक अनजान व्यक्ति अचानक आगे आया और चिल्लाया कि डेमनिक कार्ड्स के सक्सेसर को मार देना चाहिए। उसने गुचिंग को पागल कहा और आरोप लगाया कि उसने इतने सारे यंग प्रोडजीज को मार डाला है जिसका उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी ये हरकत देखकर आसपास के लोग स्टन रह गए। लगभग उसी समय और भी आवाजें उठने लगी।
कई लोग आगे बढ़ते हुए चिल्लाने लगे अपने लोगों का बदला लेने के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, और इस गद्दार विलेन गुचिंग की मौत की मांग करने लगे। अचानक हुए इस बदलाव ने पूरी भीड़ को कंफ्यूजन में डाल दिया। सिक्स्थ क्राउन प्रिंस जो मास्क के पीछे से ये सब देख रहा था, सोच में पड़ गया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसने नोट किया कि इतने लो लेवल कल्टीवेटर्स भी गोचिंग पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। बाकी लोग भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हेवनली फिनिक्स लेडी ने शांत अंदाज में कहा कि ये साफ तौर पर किसी फैक्शन द्वारा भेजे गए डेथ स्क्वाड्स है। दूरी पर खड़ा निरा यून्य किसी मुस्कान के साथ अपने सिबलिंग्स को टेलीपैथिक मैसेज भेजता है, ये कहते हुए कि अगर गचंग यहाँ अभी किलिंग स्प्री पर उतर आता है तो उसके अब तक के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। उसकी फाइट कपड़ों में खड़ी लड़की ने कहा कि उस हालत में उनके एसेस्टर्स को उसके खिलाफ खुलकर एक्शन लेने का पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक गहरी और दबदबे वाली आवाज गूंजी। पोल अगले ही पल एक भयानक ओरा तूफान की तरह फैल गई, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। लगभग सभी कल्टीवेटर्स की सांसें भारी हो गई, जैसे कोई जबरदस्त दबाव उनके ऊपर टूट पड़ा हो जो उनके शरीर को चकनाचूर कर सकता था। सिर्फ हाथ के एक इशारे से वो व्यक्ति हरकत में आया। जो लो लेवल कल्टीवेटर्स आगे बढ़े थे वे तुरंत हवा में उठा लिए गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। कुछ ही सेकंड में वे सब एक साथ खींच लिए गए। उनके शरीर सिकुड़ते चले गए, यहाँ तक कि वे उसके हाथ में चींटी से भी छोटे लगने लगे। भीड़ में शौक फैल गया जब किसी ने फुसफुसाकर कहा कि ये एक रेमेंट मल है। वह गहरी आवाज फिर से गूंजी, ठंडी और ऑथोरिटी से भरी हुई। उसने पूछा कि ऐसे कीड़े मकोड़े यंग मास्टर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। फिर बिना किसी झिझक के उसका हाथ बंद हो गया। एक ही पल में वे सब पूरी तरह से क्रश होकर खत्म हो गए। उस एक्ट से एक जबरदस्त शॉक वेव बाहर की ओर फैली, जिसमें रेमेंट इमोर्टल की ओवरवेलमिंग पावर साफ महसूस हो रही थी और दूर खड़े कल्टीवेटर्स तक हिल गए। इस शॉक के बीच किसी ने कहा कि क्या ये गजो फैमिली का कोई एंसेस्टर है, जबकि एक टोपी पहने आदमी ने तुरंत उसे सुधारा, कहते हुए कि ये एक रेमेंटम मल है जो उसे यंग मास्टर कह रहा है। पास में खड़ा मास्क फिगर धीरे से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी समय गुचिंग आगे बढ़ा और बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इटर्नल ओवरकास्ट कैलेमिटी के आउटब्रेक के बाद से कई सुप्रीम सेक्स और इमोर्टल क्लन्स ने इंडिफरेंट रवैया अपनाया हुआ है, बस वेट एनसी अप्रोच पर टिके हुए हैं। उन्होंने तो इस डिजास्टर के रूट कॉज की जांच करने की भी कोशिश नहीं की। भीड़ की तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ हल्के से फैलाए और पूछा कि जैसे ही वो गुचिंग यहाँ आया वही फैक्शंस इतने छोटे और घटिया टैक्टिक्स पर उतर आए। उसे डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर का लेबल लगाकर उसके खिलाफ डेथ स्क्वाड्स भेजने लगे। उसने आगे सवाल किया कि क्या उन्हें डर है कि अगर वो इस अब्सोल्युटली इन स्कलेमी को रिजॉल्व कर देगा तो उन्हें उसकी बदनामी करने का मौका नहीं मिलेगा। कुचिंग की बातों ने पूरी भीड़ को हिलाकर रख दिया। किसी ने डिसबिलीफ में कहा कि ऐसे वक्त पर भी लोग ऐसी चालें चल रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं फिनिक्स लेडी हल्की मुस्कान के साथ बोली कि लगता है इस बार उन लोगों ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। गोचिंग भी हल्का सा मुस्कुराया, फिर ऊपर देखते हुए शांत आवाज में बोला कि लगता है वेनरेबल इंसिटर्स खुद सामने आने का कोई इरादा नहीं रखते। बिना देर किए उसने एयर को उन्हें बाहर बुलाने का इशारा किया। एयर के चेहरे पर साफ खुशी झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉइड की तरफ इशारा किया और अगले ही पल स्पेस को जोर से फाड़ दिया। उसके पीछे छिपी लेयर सामने आ गई, जहां कई डो अचीवर्स छिपकर सब कुछ देख रहे थे। भीड़, तनाव और पूरा अनफोल्डिंग ड्रामा। सबसे आगे खड़ा एक और मेल डाओ अचीवर हल्का सा भौहें चढ़ाकर गुचैंग से पूछता है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। गुचैंग हवा में उठकर उनके लेवल पर पहुंच गया और शांत स्वर में बोला कि उसका इरादा सीधा है। वो इस कैलेमिटी को रोकने और सभी जीवों को बचाने के लिए चर्चा करना चाहता है। उसने सीधे पूछा कि क्या वे उसके साथ अब्सोल्युटली इन स्काइजर्स की गहराई में जाकर जांच करेंगे या इस क्रिटिकल समय में भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके जवाब से पहले ही ब्लैक रोब वाली फीमेल डॉ अचीवर तेज आवाज में बोली कि वो अपनी छोटी छोटी चालें छोड़ दे। तो उसने साफ कह दिया कि वे उसके साथ अब्सोल्युटली यंग की गहराई में नहीं जाएंगे और सवाल उठाया कि क्या वो सच में कैलेमिटी खत्म करना चाहता है या उन्हें खत्म करना
चाहता है। उसने ये भी कहा कि डेमोनिक कार्ड्स के इनहेरिटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सिर्फ एक रेमिनेंट इमोर्टल होने से वो उन्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि हर बड़े फंक्शंस के पास ऐसी पावर मौजूद है। एयर ने बस ठंडी नजरों से उसे देखा, लेकिन वो अनजान बनी रही और आगे बोलती रही, यहाँ तक कि उसने पूछ लिया कि क्या वह सच में उनके सभी इफेक्शंस के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अचानक उसकी तरफ उड़कर सीधा उसके मुंह में घुस गया। अगले ही पल उसका शरीर आग की लपटों में गिर गया। एक अजीब सी हरी फ्लेम अंदर से फूट पड़ी और तेजी से उसके पूरे शरीर को जला डाला। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका शरीर अंदर से जलता जा रहा था। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह राख बन गई। एयर ने कैजुअली कहा कि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। उसके पास खड़ा मेल डाउ अचीवर घबराकर चिल्लाया, डाउ वेस्ट ब्लैक वाटर। नीचे खड़ी व्हाइट रोब वाली फीमेल कल्टिवेटर ने भी घबराकर जिन जिन यूनन को पुकारा। मौका देखते ही जिन यूनन ने जोर से चिल्लाकर भीड़ से कहा कि गुचैंग बिना झिझक दूसरे फैशंस के एंसेस्टर्स को मार रहा है और फिर भी कहता है कि वो डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर नहीं है। आगे खड़े डाउ अचीवर ने ठंडी आवाज में अपने साथियों को आदेश दिया कि वे अपने क्लैन के सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स निकाले। आज वे इस तथाकथित डेमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर से जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। लेकिन गोचेंग ने बस मुड़कर उनकी तरफ पीठ कर ली और शांत स्वर में बोला कि वे बार बार उसे डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कह रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका क्या प्रूफ है? सामने वाले ने तुरंत पलट कर पूछा कि वो कैसे साबित करेगा कि वह नहीं है। गुडचिंग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा कि बस अब काफी है। जब वे बिना रीजन के एक्ट कर रहे हैं तो वो भी अनजस्टिफाइड तरीके से एक नहीं कर सकता। अगर यहाँ बैटल शुरू हुई तो यहाँ मौजूद सभी कल्टिवेटर्स इसका खामियाजा भुगेंगे। फिर उसने पीठ फेर कर कहा कि अगर वे नहीं जाना चाहते तो वो खुद, जिसे वे डेमनिक आर्ट्स का सक्सेसर कहते हैं, आगे बढ़कर रास्ता साफ करेगा। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा कि ये स्थिति सच में आयरोनिक है। आसपास के कल्टिवेटर्स गुचैंग को देखते रहे। धीरे धीरे मर्मर्स फैलने लगे। कुछ लोग बोले कि क्लाउड्स रीचिंग वैली और एंडलेस फायर नेशन जैसे फैक्शंस जोर जोर से उसे डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कह रहे हैं, लेकिन उनके खुद के एंसेस्टर्स यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे। एक और आवाज उठी, आखिर असली डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर कौन है? धीरे धीरे भीड़ का माहौल बदलने लगा। एक एक करके चिंग के सपोर्ट में बोलने लगे। गुचिंग ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार बहुत ठंडे थे। अब वक्त आ गया था स्पोन के अपने रोल निभाने का। उसकी नजर हल्के से इमोर्टल डॉ अलायंस के लोनिये की तरफ गई, जिससे उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उधर अब्सोल्युटली इन स्काई की गहराई में ग्रेस्ट एक अंतहीन लहर की तरह उफन रही थी, जो हर चीज को निगलने के लिए तैयार थी। उसी घने मिस्ट को चीरते हुए एक गोल्डन लाइट आगे बढ़ रही थी। सैनजिंग चूचू अकेले बैटल कर रही थी, चारों तरफ एब्सोल्यूट ई क्रिएचर से घिरी हुई। अचानक एक स्वॉर्डची नीचे उतरी, जिसने कई क्रिएचर्स को एक साथ काट दिया और उसे खुद को संभालने का मौका मिला। उसने जल्दी से हालात को समझा और देखा कि उनमें से एक क्रिएचर क्वाजी एपर रेलम तक पहुंच चुका है। फिर भी वो डरी नहीं। उसने खुद से कहा कि सब ठीक होगा। ह्यूमैनिटी पैलेस की सीक्रेट टेक्निक्स और गुचैंग का दिया हुआ एपर आर्टिफैक्ट इसे संभालने के लिए काफी होगा। उसने अपनी स्टैंड ठीक की और फिर जोर से कहा, कम ऑन। अब अब्सोल्यूटियन क्रिएचर्स पागलों की तरह उसकी तरफ टूट पड़े। हर एक की पावर पी क्वाजी एपर रीलम के बराबर थी। लेकिन अगले ही पल कुछ और भी ज्यादा खतरनाक सामने आया। एक विशाल एब्सोल्यूट यंग क्रिएचर अचानक प्रकट हुआ। उसने आते ही एक छोटे क्रिएचर को अपने नीचे कुचल दिया और उसे निगल गया। जेन चूचू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखों में शौक साफ दिखने लगा। माथे पर पसीना आ गया। उस विशाल शैडो ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उसकी स्वॉर्ड हल्की हल्की कांपने लगी। वह क्रिएचर इतना बड़ा था कि उसने आसमान तक को ढक लिया और उस अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें धीरे धीरे सामने आई। उसे देखते हुए जिन जिंग छू बस धीरे से बुदबुदाई। अपर रियलम के लिए यही असली कैटास्ट्रोफी है। 3 एंशिएंट एस्टर्स चुपचाप देख रहे थे जब गुचे रेमेंट इमोर्टल के साथ मिस्ट के अंदर चला गया। हैट पहने हुए व्यक्ति ने कहा कि ये लड़का इयोगेंट भी है और कनिंग भी, और जब तक ये जिंदा है उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। आगे खड़े लीडर ने कहा कि डवेस्ट ब्लैक वाटर की मौत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अभी उनकी करंट
स्ट्रेंथ से वे गचेंग का सामना नहीं कर सकते। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि उन्हें और ज्यादा पावर की जरूरत होगी और पहले अपने क्लैन से संपर्क करना होगा। दूरी पर जिन यूनन सिबलिंग्स अपने एंसेस्टर्स को पीछे हटते हुए देख रहे थे। फाइट रोब वाली लड़की ने जिन यूनन से पूछा कि क्या गुचैंग ह्यूमिलिएशन में आकर उन पर हमला करेगा। जिन यूनन ने शांति से कहा कि जब तक गुचिंग अपनी रेपुटेशन की परवाह करता है वो पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी लोनीफे अचानक मुड़ा और भाग गया। एक साथ कई लोगों को वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हुए उसने कहा कि एब्सोल्यूटियन एनर्जी के प्रभाव से साउथ ईस्ट में एक एंशिएंट ग्रोटो हेवन प्रकट हुआ है जो शायद इमोर्टल इरा से जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि ये यंगर जनरेशन के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये सुनते ही कई यंग कल्टिवेटर्स तुरंत उस दिशा में भाग पड़े। जिन यूनन ने भी तुरंत कहा कि उन्हें भी जल्दी चलना चाहिए क्योंकि ग्रोटो हेवेंस और उनके ट्रेजर्स हमेशा कैपेबल लोगों के होते हैं। उसकी बहन ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा कि क्या ये सच में इमोर्टल डाउ अलायंस के डाउ चाइल्ड लोनीफे की खबर है और वो इसे इतनी खुलकर क्यों बता रहा है। जिन यूनन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वजह साफ है, लोनीफे की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो इसे अकेले हासिल कर सके, इसलिए वो रिस्क को बांट रहा है। उसने आत्मविश्वास से कहा कि अगर ये खबर गुचिंग ने दी होती तो वो 100 गुना हिम्मत होने पर भी वहाँ नहीं जाता, लेकिन लोनीफे को वह बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। उधर एक जंगल के अंदर स्पेस के एक हिडन पॉकेट में एक अकेली लड़की आराम से तलवार पर मांस भून रही थी, जैसे वो कोई सीख हो। पास ही गो सीनर एक पत्थर पर लेटी थी। उसके पास उसका छोटा सा बर्ड बैठा था। वो उससे बात करते हुए थोड़ी इरिटेटेड लग रही थी। उसने कहा कि अपर रियलम के लोगों ने हद कर दी है, गुचंग को डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर बना दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने शांत होकर कहा कि उसके पास बस एक इननेट डेमोनिक आर्ट है और कुछ नहीं। गुसीनर ने सोचते हुए कहा कि उसने कभी भी गचेन को डेमोनिक आर्ट्स इस्तेमाल करते नहीं देखा। फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि वो उसका इनहेरिटर है? क्या उन्हें लगता है कि वे उसे ज्यादा जानते हैं? उसके विचार फिर रिवरोन ऑफ रिप्ट की अजीब विजन्स पर चले गए और वो सोचने लगी कि उनका असली मतलब क्या था। पास में बैठा बर्ड बोला कि उसे इतना गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है। उसने सिर घुमाकर पूछा क्यों? बर्ड ने सीधा जवाब दिया कि गुचिंग इतना ब्लैक हार्टेड, ट्विस्टेड और रथलेस है कि वो खुद ही किसी डेविल से कम नहीं है। तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि वह डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर है या नहीं? कुछ सीनर थोड़ी देर चुप रही, फिर मान लिया कि इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन रिवर ऑन ऑफ रिबर्थ का सवाल अब भी उसके दिमाग में था। तभी अचानक बर्ड सतर्क हो गया और बोला कि कोई आ रहा है। ये सुनते ही गुसिनर तुरंत उठ बैठी। उधर जिन यूनन सिबलिंग्स ग्रोटो हेवन की तरफ उड़ रहे थे। पीछे उड़ते छोटे भाई ने कहा कि ये जगह पहले एक्सप्लोर की जा चुकी लगती है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस टूटे हुए हैं। साइड में उड़ती बहन ने पूछा कि क्या ये जगह पहले ही किसी ने ले ली है? जिन यूनन ने शांत स्वर में कहा कि इमोर्टल की छोड़ी हुई चीजें कोई आम इंसान हासिल नहीं कर सकता। अगर यहाँ सच में कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो सिर्फ उसके हाथ ही आएगी। तभी उनके छोटे भाई ने कहा कि 6th क्राउन प्रिंस हेवनली फिनिक्स मेडन और कई दूसरे लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। जिन यूनन बस हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें आश्वस्त किया कि उसका डॉ प्रोटेक्टर भी उसके साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। वही दूसरी तरफ फैमिली के डोमेन के अंदर एक सिक्लूडेड रेस्टिंग चेम्बर में तेज सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसके बीच में एंशिएंट हेवनली वेनरेट बैठा हुआ था, कुछ रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे उसका ध्यान और गहरा होता गया, उसने देखा कि उसके सामने जो रंस है वे किसी बहुत ही पुराने युग से जुड़े लगते हैं, शायद सेलेस्टियल एंशिएंट एज से भी पहले के। क्या उनका संबंध 9 नेथर्स से हो सकता है? क्या उसे एक बार और रिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए? शायद अपने कल्टिवेट किए हुए एंशिएंट यूनिवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कुछ रिजल्ट मिले। उसकी आंखें सिकुड़ गई जब उसने पैटर्न्स को ध्यान से देखा। कुछ गड़बड़ था। ये रंस अधूरे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इनके साथ छेड़छाड़ की हो। अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। उसे सब समझ आ गया। उसके दिमाग में तुरंत गोचेंग का नाम आया। कोई शक नहीं, इन्हें कलेक्ट करते वक्त उसी ने कुछ किया था। अगले ही पल एंशिएंट हेवनली वेनरेट अचानक डोरवे पर प्रकट हुआ। उसने पास खड़ी सर्वेंट की तरफ ठंडी नजर से देखा और पूछा कि उसका यंग मास्टर कहाँ है? सर्वेंट तुरंत झुक गई और सम्मान के साथ बोली कि उसके लॉर्ड कुछ काम से बाहर गए हैं और उसे कुछ दिन वेट करने को कहा है। लेकिन एंशिएंट हेवनली वेनरेट का चेहरा गहरा हो गया। उसकी आवाज और ठंडी हो गई जब उसने दोबारा पूछा वो कहाँ गया है? सर्वेंट चुप रही। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। तभी उसका सब्र टूट गया। उसने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया, उसे मजबूर करते हुए बोलने के लिए। उसकी सांस रुकने लगी। वो मुश्किल से बोल पाई कि ये गो फैमिली है। उसकी आंखों में गुस्सा चमका, माथे पर नसें उभर आई, लेकिन अचानक ही उसने खुद को शांत कर लिया। उसने उसे छोड़ दिया और नीचे रख दिया। हल्का सा हंसते
हंसते हुए बोला कि लगता है वो थोड़ा इम्पेशेंट हो गया था। ठीक है, वो थोड़ा और इंतजार करेगा। सर्वेंट जोर जोर से खांसने लगी। सांस संभालने की कोशिश करती हुई वो मुड़ा। दरवाजा खोलते हुए धीरे से बोला कि गो फैमिली वाकई सिंपल नहीं है, यहाँ तक कि एक सर्वेंट में भी इतना साहस है। कितना इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में सावधानी झलकने लगी। उसे लगा कि यहाँ उसे बेहद संभल कर चलना होगा। अगर गुचैंग ने उसके साथ कोई चाल चली है तो ये मामला इतना आसान नहीं खत्म होगा। उधर अब्सोल्युटली इन स्काईजेस की गहराई में जेंग चूचू का हेयर पिन, उसका ट्रेजर आर्टिफैक्ट 2 टुकड़ों में टूट चुका था। उसका शरीर एक जबरदस्त फोर्स से उछलकर दूर जा गिरा। जमीन पर घिसकते हुए जब वो रुकी, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। होश लगभग जा चुका था। उसके ऊपर वो विशाल बेमौत फिर से अपना पंजा उठाता है आखिरी वार करने के लिए। लेकिन उसी समय एक तेज रोशनी हवा को चीरती हुई आई। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड ऊपर से उतरी और सीधे उसके हाथ को भेद दिया। उसका अटैक वही रोक दिया। गुचैंग पल भर में वहाँ पहुँच गया। वो जेंग चूचू के पास उतरा। उसकी नजर तेज हो गई। उसने तुरंत पहचान लिया, या ये एक करप्टेड ब्लैक एंड बेहमोथ है। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी मुश्किल से बच पाई। उसने बिना देरी किए आदेश दिया, एयर को इमोर्टल स्लन गार्ड और सुप्रीम डायग्राम लेकर बिना रोक टोक अटैक करने को कहा। एयर ने बस सिर हिलाया। गुचिंग ने जल्दी से एक पिल निकाली और जेंग चूचू के मुंह में रख दी। उसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, इसे निगल लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसी समय बेमोथ और रेमिनेंट इमोर्टल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे शॉक वेव्स चारों तरफ फैल गई। लेकिन इतनी पावर के बावजूद बेहमोथ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एयर के लगातार अटैक से वो पीछे धकेला जाने लगा। एयर ठंडी आवाज में बोला कि इतनी घटिया बीस्ट यंग मैडम को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, इसे मरना ही होगा। वो लगातार उसे पीछे धकेलता रहा। इधर गुचगंग जेंग चूचू के पास रहा, उसे सपोर्ट करता हुआ। उसकी बॉडी के वान्स तेजी से हील होने लगे। उसकी आंखें हल्की हल्की खुली। उसने उसे पहचाना और धीमी आवाज में पूछा, वो यहाँ क्यों है? गुचैंग ने राहत की सांस ली और पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने धीरे से कहा, अब काफी बेहतर है। लेकिन अगले ही पल गुचैंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, क्या उसने पहले किसी को उसे वन करने के लिए नहीं भेजा था? जेंग चूचू चुप हो गई, कोई बहाना नहीं बना पाई। कोचिंग ने हल्का सा ताना मारा, इस बार वो उसे जरूर पनिश करेगा। ये सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से बोली, यहाँ नहीं, प्लीज यहाँ नहीं। उसने जल्दी से जोड़ दिया कि मून गेजिंग बेमौत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गुचैंग ने उसे अजीब नजर से देखा और मजाक में पूछा, क्या वो सीरियस है? उसे क्या हो गया है? क्या वो इतना भी नहीं समझता कि सिचुएशन क्या है? शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से माफी मांग ली। दूरी पर एयर और मून गेजिंग बेमौत आमने सामने खड़े थे। एयर बोला कि अब ये काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद से ज्यादा टफ है। तभी गुचैंग हवा में उठा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने बीस्ट को देखा और कहा कि ये अभी भी बहुत बड़ा है। उसने हाथ बढ़ाया, उसका और डेमनिक स्टेट में बदल गया। उसने शांत स्वर में कहा कि इस बीस्ट में कुछ इंटेलिजेंस है, इसलिए वो इसे एक मौका देगा। अगर ये उसके सामने झुक जाए तो इसे जिंदा छोड़ा जाएगा। बेमौत ने दांत निकाल कर गुर्राया और दोबारा उसकी तरफ झपटा। उसने गुस्से में कहा कि वो कभी भी किसी का स्लेव नहीं बनेगा। लेकिन उसकी यह हिम्मत ज्यादा देर नहीं चली। अगले ही पल उसे इतनी बुरी तरह दबा दिया गया कि उसका विशाल शरीर सिकुड़कर एक हाउस कैट के बराबर गया। कुचिंग ने उस छोटे से मून गेजिंग बेमौत को जेंग चूचू को दे दिया। वो हैरानी से उसका पेट छूते हुए बोली, क्या यही वही बीस्ट है जिसने उसे इतना बुरी तरह हराया था? कुचिंग ने कहा कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बस टेम्परेरीली सप्रेस किया गया है। फिर उसने कहा कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए। उधर जिन यूनन सिबलिंग्स क्रोटो हेवन पहुंच चुके थे। एक पहाड़ी के किनारे खड़े होकर छोटा भाई सोच रहा था कि क्या जिन यूनियन सच में इमोर्टल इनहेरिटेंस हासिल कर पाएगा। उसकी बहन हल्का सा हंसकर बोली, यहाँ मौजूद लोगों में उसके अलावा और किस में ये काबिलियत है? वही जिनियन एक चमकते हुए गोल्डन फ्लावर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। उसने कहा, लेकिन ये जरूर इमोर्टल इनहेरिटेंस होगा। क्या ये इमोर्टल पिल है या कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट? जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई, कोई जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। जिन यूनन तुरंत मुड़ा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। तो उसने पूछा, कौन है? जैसे ही उसने सामने वाले को देखा, वो शॉक में आ गया। वो लोनिफी था। जिन यूनन ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि लगता है उन्होंने उसे काफी अंडर एस्टिमेट किया था। असल में वही सबसे ज्यादा छिपा हुआ था। लोनिफी था। शांत कदमों से आगे बढ़ा और सिर हिलाते हुए बोला, असल में जो सबसे ज्यादा छिपा हुआ है वो वहन नहीं है। जिन यूनन की नजर तेज हो गई, शक बढ़ गया। उसने पूछा, क्या ये सब उसी की साजिश है? क्या वो उसे मारना चाहता है? उसने हल्की हंसी के साथ कहा कि उसे नहीं पता कि उसने उसे कब ऑफेंड किया, लेकिन लोनी फे की करंट स्ट्रेंथ शायद उसे मारने के लिए काफी नहीं होगी।
होगी। तभी लोनी फे ने स्टैंस बदला और अगले ही पल तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। उसके शरीर से डेमोनिक एनर्जी फूट पड़ी। किलिंग इंटेंट के साथ उसने कहा जो उसकी जान चाहता है वो वहन नहीं है। जिन यूनन की आंखें चेहरे पर पसीना आ गया और फिर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम ही डेमोनिक आर्ट्स के इनहेरिटर हो।